नई दिल्ली स्थित भारतीय सेना के भव्य मुख्यालय के एक शानदार बैठक कक्ष में एक बहुत ही सम्मानित और ईमानदार जनरल शांत बैठे थे। उनके सामने मेज पर एक गिलास गर्म चाय रखी थी, जिससे धीरे धीरे भाप निकल रही थी। लेकिन उस कड़वी महक के पीछे एक जानलेवा जहर छिपा था, जो उनकी जान लेने के लिए तैयार था। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जनरल का हाथ चाय के गिलास की तरफ बढ़ा और ठीक उसी समय एक छोटा अनाथ बच्चा कमरे में घुस आया और उसने गिलास को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर टूट गया। सब लोग चुप हो गए। टूटे हुए कांच और जमीन पर फैली काली चाय के बीच विश्वासघात, लालच और सच्चाई के लिए दांव पर लगी जिंदगी का एक गहरा राज सामने आ गया। लेकिन जनरल को कौन मारना चाहता था, और उस अनाथ बच्चे को यह कैसे पता चला कि चाय के उस गिलास में मौत इंतजार कर रही है? सुबह की ओस अभी भी पत्तों पर थी और रात की बारिश से गीली जमीन पर धीरे धीरे टपक रही थी। दूर भारतीय सेना के मुख्यालय से सीटी और सैनिकों के जूतों की आवाजें गूंज रही थीं। सूरज अभी अभी निकला था और उसकी सुनहरी किरणें शहर के बीचों बीच शान से खड़े मुख्यालय की छत पर चमक रही थीं। सैनिकों की कतारों की हलचल के बीच एक छोटा बच्चा धीरे धीरे एक पुरानी ठेला गाड़ी को खींचता हुआ चल रहा था, जो अभी तक शांत सड़क पर धीमी आवाज कर रही थी। उसका नाम अर्जुन था, एक 12 साल का अनाथ लड़का जो हर सुबह अपनी मां के साथ नदी किनारे एक टूटे फूटे घर में रहता था और चाय बेचकर अपना गुजारा करता था। उसका शरीर दुबला पतला, चेहरा सांवला और मुस्कान भोली थी, लेकिन उसमें एक असाधारण हिम्मत छिपी थी। उसके छोटे हाथ तेजी से चाय के गर्म गिलास तैयार करते थे। उसकी ठेला गाड़ी पर सिर्फ 2 बड़े थर्मस थे, एक चाय के लिए, दूसरा गर्म पानी के लिए, और कुछ चीनी के पैकेट जो लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। बस आज कोई खरीद ले, मां को खाना मिल जाएगा। हर बार घर से निकलते समय वह यही सोचता था। उसे गुजरते हुए लोगों की नजरों की आदत हो गई थी। कुछ दया दिखाते, कुछ नजरअंदाज करते और कुछ बस देखकर चले जाते। लेकिन अर्जुन हमेशा विनम्र रहता। चाय साहब, गर्मा गरम, वह मुस्कुराते हुए चिल्लाता। कभी कोई नौजवान सैनिक खरीद लेता तो कभी कोई नहीं। लेकिन एक व्यक्ति था जो अर्जुन के मुख्यालय आने का कारण था। जनरल विक्रम सिंह, एक लंबे मजबूत कद के व्यक्ति जिनके बाल सफेद होने लगे थे और जिनकी आंखों में तेज लेकिन गरिमापूर्ण चमक थी। जनरल विक्रम सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह अपनी ईमानदारी, सख्ती और सेना में भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के प्रति कभी समझौता न करने के लिए जाने जाते थे। उनकी इस सख्ती के कारण बहुत से लोग उनसे डरते थे, लेकिन बहुत से लोग मन ही मन उन्हें नापसंद भी करते थे। हालांकि अर्जुन के लिए वह जनरल एक पिता की तरह थे, जो उसके पास कभी नहीं थे। जब भी वह उससे चाय खरीदते, जनरल हमेशा मुस्कुराते, उसके कंधे पर थपकी देते और कहते, हिम्मत मत हारना बेटा, ईमानदार लोगों पर हमेशा भगवान की कृपा होती है, भले ही उनका जीवन अक्सर मुश्किलों से भरा हो। ये शब्द अर्जुन के दिल में गहराई से बस गए थे। उसने उन्हें एक प्रार्थना की तरह सहेज कर रखा था। उस सुबह मुख्यालय का माहौल कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ होने वाला हो। अर्जुन को कुछ नहीं पता था। उसके लिए वह दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। उसने बैठक कक्ष से अभी अभी बाहर निकले अधिकारियों के लिए चाय तैयार की, लेकिन दूर से उसने जनरल विक्रम सिंह को भारी कदमों से मुख्य ब्रीफिंग रूम की ओर जाते देखा। उनके पीछे कुछ अधिकारी कानाफूसी कर रहे थे। उनके चेहरे सामान्य नहीं थे। अर्जुन ने केवल एक पल के लिए उनके भाव देखे, जो चिंता और किसी डरावनी चीज से भरे हुए थे। शायद वे किसी जरूरी बैठक में हैं, उसने सोचा। वह फिर से प्रतीक्षालय में एक छोटी मेज पर थर्मस और छोटे गिलास तैयार करने लगा। काली चाय की महक हवा में फैलने लगी, जो गीली वर्दी और ओस से भीगी मिट्टी की गंध के साथ मिल गई। जब अर्जुन चीनी नाप रहा था और गर्म पानी डाल रहा था, तभी दूर अभ्यास का सायरन बजा। उसने एक पल के लिए मुड़कर देखा और फिर अपने काम में लग गया। लेकिन कमरे के कोने में, जहां रोशनी धीमी थी, एक मध्यम रैंक का सैनिक जनरल की चाय के गिलास को तीखी नजरों से देख रहा था। वह धीरे धीरे पास आया, जैसे कुछ पक्का कर रहा हो, और फिर कमरे से बाहर निकलने से पहले इधर उधर देखा। अर्जुन ने उसे नहीं देखा। उसे बस इतना पता था कि आज बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, और इसका मतलब था कि आज ज्यादा पैसे घर ले जाने की छोटी सी पक्का उम्मीद थी। कुछ मिनटों बाद मुख्य दरवाजे से
भारी कदमों की आहट सुनाई दी। जनरल विक्रम सिंह कुछ सहयोगियों से घिरे हुए अंदर आए। सबने झुककर उन्हें सम्मान दिया। अर्जुन सीधा खड़ा हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि जिस व्यक्ति की वह प्रशंसा करता है वह जल्द ही चाय का ऑर्डर देगा। वह हमेशा की तरह सबसे अच्छी चाय परोसना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा में कुछ ऐसा था जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शक्ति की मानो चाय का। उसने उस चाय के गिलास को देखा जिसे उसने अभी अभी एक ट्रे पर तैयार किया था। भाप धीरे धीरे हवा में घूम रही थी, लेकिन उसकी महक में कुछ अलग था। न जाने क्यों अर्जुन को लगा कि कुछ असामान्य है। एक हल्की धातु की गंध उसकी नाक में चुभ रही थी। उसने पास जाकर धीरे से सूंघा और फिर माथा सिकोड़ लिया। जनरल मुस्कुराते हुए पास आए, हमेशा की तरह। अर्जुन, चाय गर्म और कड़वी। अर्जुन ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसके सीने में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने एक बार फिर उस चाय के गिलास को देखा और उसी पल वह जान गया कि कुछ गड़बड़ है। मुख्यालय के ऊपर आसमान पीला पड़ने लगा, पक्षी उड़ने लगे और दूर से अभ्यास की गोलियों की आवाज गूंजी, जैसे कि यह संकेत दे रहा हो कि वह दिन अर्जुन उस साधारण अनाथ चाय बेचने वाले लड़के के लिए कोई सामान्य सुबह नहीं थी। वह दिन एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अध्याय 2, एक खतरनाक साजिश। भारतीय सेना मुख्यालय के बैठक कक्ष में उस सुबह का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। बड़े अधिकारी एक लंबी मेज पर कतार में बैठे जनरल विक्रम सिंह का इंतजार कर रहे थे, जो रसद कोष में हुए भ्रष्टाचार मामले की जांच पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने वाले थे, जिसने मुख्यालय को हिलाकर रख दिया था। बीच की मेज पर चाय के कई गर्म गिलास रखे हुए थे। उनमें से एक विशेष रूप से जनरल के लिए तैयार किया गया था। अर्जुन कमरे के कोने में खड़ा था। उसके हाथ में थर्मस था जो लगभग खाली हो चुका था। चाय देने के बाद वह हमेशा की तरह विनम्रता से सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी उस गिलास की ओर देख रही थीं जिसे जनरल विक्रम सिंह पीने वाले थे। उसके मन में कुछ था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। वह महक सामान्य चाय जैसी नहीं थी। वह हर दिन इस्तेमाल होने वाले पाउडर की सुगंध को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन यह अलग थी। इसमें एक हल्की धातु जैसी कड़वी और तीखी गंध थी, एक ऐसी गंध जिसने बिना किसी कारण के उसका दम घोंट दिया था। इस बीच कमरे के दूसरी तरफ दो अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी नजरें ठंडी और सोची समझी थीं। उनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा थे, जो जनरल के भरोसेमंद व्यक्ति थे, या कम से कम अब तक ऐसे ही जाने जाते थे। लेकिन उनके शांत चेहरे के पीछे एक डर छिपा था। वह जानता था कि जनरल विक्रम सिंह आज शाम मुख्यालय को बड़े पैमाने पर धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनका नाम बदनाम हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा और शायद सैन्य जेल भी हो जाएगी। वह इतना साफ सुथरा है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सतीश ने अपने बगल में बैठे मेजर विष्णु राणा से धीरे से फुसफुसाया, सब कुछ तैयार है। बैठक के बाद वह चाय पिएगा। हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, बस एक घूंट और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेजर विष्णु ने केवल हल्की सी हामी भरी। उसकी आंखें जनरल विक्रम सिंह के सामने रखे गिलास पर पत्थर की तरह ठंडी थीं। इस बीच जनरल विक्रम सिंह ने अपने सामने की फाइल खोली, जिसमें उन आंकड़ों, अनुबंधों और नामों की सूची पर चर्चा की गई थी जिनकी रिपोर्ट की जानी थी। उनकी आवाज दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थी। उन्हें नहीं पता था कि उसी कमरे में दो लोग बैठे थे जो उन्हें दुनिया से मिटा देना चाहते थे। हमें इस बल को उन तत्वों से साफ करना होगा जो भारतीय सेना के सम्मान को धूमिल करते हैं। जनरल ने जोर से कहा, मुझे परवाह नहीं कि वे कौन हैं, चाहे कोई भी पद हो, मैं सबकी रिपोर्ट करूंगा। इन शब्दों ने सतीश और विष्णु को तनावपूर्ण चेहरों के साथ एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर वे जान गए कि समय लगभग आ गया है। अर्जुन कमरे के कोने से देख रहा था। उसे उन दो अधिकारियों में कुछ अजीब लगा। उनकी जनरल के गिलास की ओर नजरें सामान्य नहीं थीं, जैसे कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। उसने अपना थूक निगला, उस बुरे पूर्वाभास को नजरअंदाज करने की कोशिश की जो अब और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन जितना वह खुद को शांत करने की कोशिश करता, उसका दिल उतना ही तेज धड़कता।
जनरल विक्रम सिंह ने एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया, एक लंबी सांस ली और फिर अपना हाथ चाय के गिलास की ओर बढ़ाया। खामोशी में ऐसा लगा जैसे सभी की आंखें उस हाथ के साथ चल रही थीं। गर्म भाप अभी भी गिलास की सतह से धीरे धीरे उठ रही थी। कुछ ही सेकंड में वह चाय जनरल के होठों को छूने वाली थी, लेकिन उसी पल अर्जुन के मन में अतीत की एक झलक कौंध गई। उसके पिता का चेहरा, जो एक सैनिक भी थे, जो अपने कमांडर को ग्रेनेड विस्फोट से बचाते हुए युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे। उसे अपनी मां की बात याद आई, जो उन्होंने जाने से एक रात पहले कही थी, अर्जुन, अगर तुम कुछ गलत देखो तो चुप मत रहना। कभी कभी छोटी सी हिम्मत भी किसी की बड़ी जान बचा सकती है। जनरल का हाथ लगभग गिलास को छू चुका था। अर्जुन ने उसे बड़ी आंखों से देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में एक छोटी सी आवाज लगातार चिल्ला रही थी, उन्हें पीने मत दो। लेकिन वह कैसे? एक छोटा बच्चा एक जनरल को रोकने की हिम्मत कर सकता था? उस कमरे में हर कोई उच्च पद पर था, जबकि वह सिर्फ एक सड़क किनारे चाय बेचने वाला था। उसे बिना अनुमति के बोलने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके दिल की आवाज और तेज हो गई, उस डर को भेदते हुए जिसने उसे जकड़ रखा था। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। कुछ ही सेकंड में उसे चुनना था, चुप रहना और एक त्रासदी देखना, या जोखिम के बावजूद कार्रवाई करना। जनरल ने धीरे धीरे गिलास उठाया। भाप ने उनके चेहरे को सहलाया। सभी की नजरें उन पर थीं। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। सतीश ने सिर झुका लिया, उस पल का इंतजार कर रहा था। विष्णु ने घबराहट को दबाते हुए मेज के नीचे अपना हाथ भींच लिया और समय जैसे धीमा हो गया। ठीक उसी समय जब गिलास जनरल विक्रम सिंह के होठों को छूने वाला था, अर्जुन के अंदर कुछ फट गया। उसने ज्यादा नहीं सोचा। एक छोटी सी चीख के साथ जो उसके गले से यूं ही निकल गई, वह आगे भागा और पूरी ताकत से गिलास को धक्का दे दिया। मत पीजिए साहब। गर्म काली चाय छलक गई, कमीज पर छींटे पड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बिखर गई। टूटे कांच की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सब लोग हैरान चेहरों के साथ खड़े हो गए। यह क्या बकवास है? एक सहयोगी ने चिल्लाते हुए कहा। जनरल विक्रम सिंह ने अर्जुन को तीखी नजरों से देखा। यह लड़का पागल है। अर्जुन कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसने अभी किसी को बचाया है। लेकिन अभी तक किसी को विश्वास नहीं हुआ। कमरा अब शांत, तनावपूर्ण और जमा हुआ था, और कमरे के कोने में लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा ने अपने होंठ काट लिए। उसकी नजरें पीली पड़ गईं। वह जानता था कि उनकी योजना अभी अभी विफल हुई है, और वह छोटा लड़का इसका कारण था। उस दिन किसी को नहीं पता था कि अर्जुन की उस दुस्साहसिक कार्रवाई ने अभी अभी कई लोगों की किस्मत बदल दी है और उसे सच्चाई, विश्वासघात और सम्मान के बीच एक लंबी यात्रा पर ले जाएगी। अध्याय 3, सच्चाई का सामना। बैठक कक्ष में अचानक खलबली मच गई। कुर्सियों के खिसकने की आवाजें, बिखरे हुए दस्तावेज और मेज पर टपकती काली चाय धीरे धीरे बह रही थी, जिससे गर्म और चिपचिपे निशान छूट रहे थे। अब सभी की नजरें एक छोटे से रांग पर टिकी थीं, जो कमरे के बीच में कांप रहा था। अर्जुन, जिसका हाथ अभी भी आगे बढ़ा हुआ था, पीले चेहरे और हांफती सांसों के साथ जनरल विक्रम सिंह को देख रहा था। तुमने यह क्या किया लड़के? एक सहयोगी ने अर्जुन की कमीज का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल साहब का पेय गिराने की? अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज डर से दब गई। रुकिए साहब, गुस्सा मत होइए। वह चाय जहरीली है। अचानक कमरा शांत हो गया। कुछ लोग उसे उलझन भरी नजरों से देखने लगे। कुछ अन्य अविश्वास में हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा ने आगे झुककर कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन तीखी थी। जहरीली? छोटे लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई जासूसी फिल्म है? तुम्हें यह बकवास कहां से सूझी? अर्जुन ने अपने होंठ काट लिए, जमीन की ओर देखते हुए। मैंने उसकी गंध सूंघी साहब, यह अजीब थी, सामान्य चाय जैसी नहीं। मेजर विष्णु ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम एक अजीब गंध के कारण भारतीय सेना के एक सैनिक पर अपने कमांडर को जहर देने का आरोप लगा रहे हो? छोटे लड़के, तुमने हद कर दी है। जनरल विक्रम सिंह ने उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में तीखापन था, लेकिन पूरी तरह से गुस्सा नहीं। उसके पीछे एक जिज्ञासा थी। वह धीरे धीरे खड़े हुए, एक टिश्यू लिया और मेज साफ की। मुझे पूछने दो, उन्होंने सपाट स्वर में कहा।
सब तुरंत चुप हो गए। वह अर्जुन के पास गए, उसके सामने सीधे खड़े हो गए। लड़का सिर झुकाए खड़ा रहा, उसका शरीर कांप रहा था। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जनरल ने धीमी लेकिन थरथराती आवाज में पूछा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब। जनरल विक्रम सिंह। तो क्या तुम जानते हो कि मेरे सैनिक पर इस तरह की झूठी तोहमत लगाने का क्या अंजाम होगा? अर्जुन ने अपने होंठ काट लिए, उसकी आवाज भर्रा गई। मेरा मतलब किसी पर आरोप लगाना नहीं था साहब, मैं बस आपको बचाना चाहता था। मुझे यकीन है कि उस चाय में जहर था। कुछ अधिकारी अपनी मुस्कान दबा रहे थे, कुछ ने ताना भी मारा। छोटा बच्चा बहुत जानता है, उनमें से एक ने फुसफुसाया। लेकिन जनरल मुस्कुराए नहीं, वह अभी भी अर्जुन को चुपचाप देख रहे थे। उस नजर ने कमरे में मौजूद सभी को तनाव में डाल दिया। अंत में जनरल ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो हम इसे साबित करेंगे। उन्होंने एक सहयोगी को इशारा किया। मेडिकल लैब टीम को बुलाओ, इस बची हुई चाय की जांच करो। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हुआ है। कमरा तुरंत शांत हो गया, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेडिकल लैब टीम को अब से की आप बत्ते लाखा। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा, जो तब से बैठे थे, महसूस करने लगे कि उनका दिल तेज धड़क रहा है। उनके हाथ ठंडे थे और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्होंने जमीन पर टूटे हुए गिलास को देखा। चाय का बचा हुआ तरल अभी भी कांच के टुकड़ों पर लगा हुआ था। धत, अगर इसकी जांच हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे। कुछ मिनटों बाद 2 फील्ड लैब टीम के सदस्य साधारण परीक्षण उपकरण लेकर आए। उन्होंने मेज से बचा हुआ तरल लिया, फिर उसे एक छोटी ट्यूब में डाला। सबने अपनी सांस रोक ली। अर्जुन पलक झपकाए बिना देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसने जो महसूस किया था वह सच हो। अगर वह गलत हुआ तो उसे शायद पागल समझा जाएगा या इससे भी बदतर सैन्य हिरासत में डाल दिया जाएगा। कुछ मिनट 1 घंटे की तरह लगे। फिर एक अधिकारी ने धीरे से कहा, साहब, परिणाम सकारात्मक है। इस तरल में साइनाइड का अंश है। सब चौंक गए। सांसों की आवाजें एक दूसरे से टकराने लगीं। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा ने तुरंत सिर झुका लिया। उसका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ गया था। मेजर विष्णु राणा के तो होंठों का रंग ही उड़ गया था। जनरल विक्रम सिंह ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर अर्जुन को देखा। इस बार उनकी आंखों में तीखापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी भावना से कांप रही थीं जिसे समझाना मुश्किल था, जिसमें सदमा, गुस्सा और एक साथ आई कृतज्ञता शामिल थी। तो तुम सही थे बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। कमरा तुरंत अव्यवस्थित हो गया। सहयोगी मेज पर रखे सभी गिलासों की जांच करने के लिए दौड़े, जबकि कुछ सैनिकों ने तुरंत बैठक का दरवाजा बंद कर दिया। माहौल औपचारिक से अचानक जांच जैसा हो गया। कोई भी बाहर नहीं जाएगा जब तक मुझे पता नहीं चलता कि अपराधी कौन है, जनरल ने जोर देकर कहा। अर्जुन बीच में खड़ा था, अभी भी कांप रहा था, लेकिन अब थोड़ा साहसी था। उसने देखा कि सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, लेकिन अपने दृष्टिकोण से अर्जुन स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा उसे गहरी नफरत से देख रहा था। वह नजर एक चाकू की तरह थी जो पीछे से छुरा घोंपने के लिए तैयार थी। इस लड़के को रास्ते से हटाना होगा, सतीश ने अपने मन में फुसफुसाया। इस बीच जनरल पास आए और अर्जुन के कंधे पर अपने मजबूत हाथ से थपथपाया। तुमने अभी अभी एक बूढ़े सैनिक की जान बचाई है बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, और शायद इस मुख्यालय का सम्मान भी बचाया है। अर्जुन के गालों पर आंसू ढलक पड़े। उसने कभी बचाने या प्रशंसा पाने का सपना नहीं देखा था, खासकर एक महान जनरल द्वारा। उसने बस अपने दिल की आवाज का पालन किया और अब किसी तरह उसकी हिम्मत ने किस्मत की दिशा बदल दी थी। लेकिन दिल की गहराइयों में अर्जुन को अभी तक नहीं पता था कि उसने जो अभी किया है वह समस्या का अंत नहीं, बल्कि एक बड़े तूफान की शुरुआत थी जो उसकी हिम्मत, वफादारी और यहां तक कि उसकी अपनी जान की भी परीक्षा लेगा। अध्याय 4, आसन्न खतरा। उस शाम भारतीय सेना का मुख्यालय, जो आमतौर पर जूतों की खड़खड़ाहट और आदेशों की आवाज से गूंजता रहता था, एक कब्र की तरह शांत हो गया। मुख्य बैठक कक्ष में केवल कुछ अधिकारी और एक आंतरिक जांच दल बचा था, जो जनरल विक्रम सिंह के सीधे निर्देशों के तहत तेजी से काम कर रहा था। बड़ी मेज पर दस्तावेज बिखरे पड़े थे, टूटे कांच से अभी भी चाय टपक रही थी और जहर की धातु जैसी गंध अभी भी हवा में महसूस की जा सकती थी। अर्जुन कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। उसके छोटे शरीर को एक सैनिक के भूरे कंबल ने ढक रखा था। उसके हाथ में अभी भी उस गर्म चाय से जलने का हल्का सा निशान था,
जिसे उसने गिरा दिया था। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसकी आंखें खाली थीं, जमीन को घूर रही थीं, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि अभी क्या हुआ है। इस बीच जनरल विक्रम सिंह एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड के सामने सीधे खड़े थे। उनके हाथ छाती पर बंधे हुए थे। उनकी नजरें सामान्य से ज्यादा तीखी थीं। आज हम लगभग अपनी जान गंवा चुके थे, उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन उनकी आवाज शांत कमरे में गूंज उठी और वह जहर बाहर से नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि गद्दार हमारे बीच में है। कुछ अधिकारी तुरंत सिर झुकाए खड़े हो गए। किसी की भी वापस देखने की हिम्मत नहीं हुई। जनरल ने एक एक करके उनके चेहरों को देखा। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा, मेजर विष्णु राणा और कई अन्य वरिष्ठ कर्मचारी। मैं बिना सबूत के आरोप नहीं लगाऊंगा, उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जो कोई भी यह करेगा उसे न केवल बर्खास्त किया जाएगा बल्कि देशद्रोही के रूप में मुकदमा भी चलाया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा ने मेज के पीछे अपने हाथ भींच लिए। उसकी सांसें भारी थीं। उसके सीने में डर और गुस्सा एक साथ मिल गए थे। वह जानता था कि उसका समय कम है। एक बार जब जांचकर्ताओं को उसका कोई सुराग मिल गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। वह न केवल अपना पद खोएगा बल्कि अपनी जान भी। दूसरी ओर मेजर विष्णु राणा पहले ही अपना नियंत्रण खो चुका था। ठंडा पसीना उसकी गर्दन पर बह रहा था। वह जनरल को देखने में असमर्थ था, अर्जुन को तो बिल्कुल नहीं, जो अब कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। उस लड़के को यहां नहीं होना चाहिए था। उसने लगभग बिना आवाज के फुसफुसाया। जनरल ने अर्जुन की ओर रुख किया। बेटा, यहां आओ। अर्जुन चौंक गया और फिर हिचकिचाते हुए खड़ा हो गया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। जी साहब, उसकी आवाज छोटी थी। जनरल ने उसे देर तक देखा। तुम जानते हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज शायद मर चुका होता, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी हिम्मत तुम्हें खतरे में डाल सकती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं ठीक हूं साहब, मैं बस चाहता था कि आप सुरक्षित रहें। उस कठोर जनरल के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर धीरे से थपथपाया। यह कुछ ऐसा था जो वह किसी के साथ बहुत कम करते थे। तुम एक महान बच्चे हो, उन्होंने धीरे से कहा। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन इन सब के पीछे खतरा और भी करीब आ रहा था। कमरे के बाहर लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा ने मेजर विष्णु राणा से कांपती आवाज में फुसफुसाया, घबराहट से भरा हुआ, जो एक ठंडे लहजे के पीछे छिपा था। हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। वह लड़का बहुत कुछ जान गया है। तुम पागल हो, यह मुख्यालय है, विष्णु ने कहा। अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो जनरल पता लगा लेंगे कि चाय में जहर किसने मिलाया, और अगर ऐसा होता है तो न केवल मैं, हम दोनों खत्म हो जाएंगे। सतीश ने बैठक के दरवाजे की ओर देखा, जहां जनरल और अर्जुन अभी भी बात कर रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं। आज रात सब कुछ बहुत देर हो जाने से पहले। इस बीच अंदर का माहौल धीरे धीरे पिघल रहा था। जनरल विक्रम सिंह ने व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करने का फैसला किया। उन्होंने उपस्थित सभी को मुख्यालय में रहने का आदेश दिया जब तक कि मुख्यालय से जांचकर्ता नहीं आ जाते। कोई घर नहीं जाएगा, कोई बाहर संचार नहीं। यह एक आदेश है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने यह सब आश्चर्य से देखा। वह जनरल के अधिकार से चकित था। उसके मन में वह व्यक्ति केवल एक नेता नहीं बल्कि एक रक्षक भी था। उसने यह भी सोचा, अगर मेरे पिता जिंदा होते तो शायद वह उनके जैसे होते। लेकिन इस प्रशंसा के बीच अर्जुन को अभी तक नहीं पता था कि आज रात सम्मान में खून होगा, कि वर्दी के पीछे छिपे गद्दार सभी निशान मिटाने की कोशिश करेंगे, भले ही उन्हें सच्चाई का गवाह बन चुके एक छोटे बच्चे की बलि क्यों न देनी पड़े। शाम का आसमान गहरा होने लगा। खिड़की के बाहर से बारिश की बूंदों की आवाज मुख्यालय की छत पर टपक रही थी। पश्चिम के आकाश में दूर बिजली चमकी। जनरल विक्रम सिंह ने बाहर की ओर देखा। उनकी आवाज धीमी लेकिन अर्थपूर्ण थी। कभी कभी गद्दार हमलावर दुश्मन से नहीं आते बल्कि उस व्यक्ति से आते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अर्जुन ने बड़ी आंखों से उन्हें देखा। उस वाक्य को समझने की कोशिश कर रहा था। वह अभी तक इसका मतलब नहीं जानता था, लेकिन आज रात वह जल्द ही समझ जाएगा। अध्याय 5। रात का टकराव। रात ने धीरे धीरे उस बड़े मुख्यालय पर अपना पर्दा डाल दिया। काला आसमान एक मखमल के कपड़े की तरह था, जो केवल सड़क की बत्तियों से रोशन था, जो बारिश की धुंध के बीच मंद मंद चमक रही थीं। बारिश की बूंदें मुख्यालय के आंगन के डामर पर गिर रही थीं।
जिससे एक लयबद्ध खनक की आवाज आ रही थी, जैसे समय की टिक टिक किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मुख्य कार्यालय के बगल में एक छोटे से स्वागत कक्ष में अर्जुन एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, जिसके हाथ में एक युवा सैनिक द्वारा तैयार किया गया गर्म दूध का गिलास था। उसका शरीर शांत होने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दोपहर की घटना की छाया थी। कभी कभी वह अपने हाथ को देखता, जो गर्म चाय के छींटों से लाल हो गया था। कभी कभी वह खिड़की से बाहर जनरल विक्रम सिंह का इंतजार करता, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उससे फिर से बात करने का वादा किया था। एक दूसरे कमरे में जनरल विक्रम सिंह एक बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़े होकर मुख्यालय के आंगन को देख रहे थे। उनकी वर्दी अभी भी साफ थी, लेकिन उनका चेहरा थका हुआ था। उनके हाथ में वित्तीय रिपोर्ट की फाइल थी, जिसे वह कल सुबह मुख्यालय को सौंपने वाले थे। वह जानते थे कि यह रिपोर्ट मुख्यालय के अंदर और बाहर कई बड़े नामों को हिला देगी, लेकिन उनके लिए ईमानदारी एक विकल्प नहीं, यह एक कर्तव्य था। वह धीरे धीरे बुदबुदाए, जैसे खुद से बात कर रहे हों। अगर न्याय की कीमत जान से चुकानी पड़े तो ऐसा ही सही, कम से कम मैं सिर उठाकर मरूंगा। दरवाजे के धीरे धीरे खुलने की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा भारी कदमों से अंदर आए। उनके हाथ में एक लाल फाइल थी। रिपोर्ट करने की अनुमति है साहब, उन्होंने सपाट स्वर में कहा। अंदर आओ, जनरल ने बिना मुड़े जवाब दिया। क्या बात है? यह रसद टीम से अतिरिक्त परिणाम है साहब, आपकी अंतिम रिपोर्ट के बारे में, जो कल मुख्यालय भेजी जाएगी। सतीश ने फाइल मेज पर रख दी। उसका हाथ कांपता हुआ लग रहा था, लेकिन उसने उसे सीधे खड़े होकर छिपा लिया। उसके दिल में डर और हताश हिम्मत का मिश्रण था। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है। जनरल ने फाइल खोली, कुछ पन्ने जांचे और फिर उनकी भौहें तन गईं। यह मेरे पास मौजूद डेटा से मेल नहीं खाता। सही है साहब, सतीश ने धीरे से कहा। वित्तीय विभाग से एक संशोधन है। उस वाक्य के खत्म होने से पहले जनरल ने तीखी नजरों से देखा। मुझसे झूठ मत बोलो सतीश। खामोशी तुरंत छा गई। केवल बाहर बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। सतीश ने अपनी सांस रोक ली। जनरल की नजर तलवार की तरह तीखी थी। वह जानता था कि उसका राज अब उजागर होने वाला है। साहब, मैं केवल आदेशों का पालन कर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। किसके आदेश? जनरल ने दृढ़ता से काटा। सतीश ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। उस पल जनरल विक्रम सिंह समझ गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर खड़े हो गए। तुम एक सैनिक हो जिसे मैंने खुद प्रशिक्षित किया है। एक आ जाती है, मैंने संपत्ति हम समझे तीन। सतीश, मुझे तुम पर भरोसा था। उन्होंने सीधे सतीश की ओर देखा और उनकी आवाज धीमी लेकिन दर्द से भरी थी। और तुमने मेरी चाय में जहर मिलाकर उसका बदला दिया। सतीश ने गहरा सिर झुका लिया। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी आंखें लाल हो गईं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था साहब, हमेशा एक विकल्प होता है, जनरल ने तीखेपन से कहा। केवल कायर ही परिस्थितियों को दोष देते हैं। ये शब्द एक गोली की तरह चुभ गए। लेकिन उस बातचीत के खत्म होने से पहले दरवाजा धीरे से खुला। अर्जुन प्रकट हुआ। उसका चेहरा आधा डरा हुआ था। जनरल साहब। जनरल थोड़ा नरम होकर मुड़े। क्या बात है बेटा? मैंने अभी एक तेज आवाज सुनी। मुझे चिंता हुई साहब। लेकिन अर्जुन का वाक्य तब कट गया जब उसने सतीश का चेहरा देखा। उस आदमी की आंखों में एक सांप की तरह ठंडक थी, जो हमला करने के लिए तैयार था। वह लड़का? सतीश ने धीरे से बुदबुदाया। तुम भी दखल दे रहे हो? हाँ, जनरल ने तुरंत डांटा। हद में रहो सतीश। वह एक छोटा बच्चा है। लेकिन एक पल में बाहर एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी, जिससे कमरे की बत्तियां कांप गईं। उस रोशनी की चमक में अर्जुन ने सतीश के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा। एक सैन्य फोल्डिंग चाकू। साहब, सावधान, अर्जुन चिल्लाया। जनरल मुड़े, लेकिन सतीश पहले ही एक भड़के हुए गुस्से के साथ कूद चुका था। चाकू तेजी से जनरल की छाती की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह घुस पाता, अर्जुन ने पूरी ताकत से जनरल के शरीर से टक्कर मारी। चाकू ने केवल जनरल के कंधे पर एक खरोंच मारी। वह कराह उठे, लेकिन अभी भी सीधे खड़े थे। शोर सुनकर सहयोगी और गार्ड सैनिक तुरंत अंदर घुस आए। उन्होंने सतीश को पकड़ लिया, जो अब हिंसक रूप से चिल्ला रहा था। चाकू फेंक दिया गया। खून जमीन पर टपक रहा था। मैं बस बचना चाहता था। वह हम सबको बर्बाद कर देगा। उसे हथकड़ी पहनाए जाने पर वह चिल्लाया। माहौल अराजक हो गया। अर्जुन जनरल के बगल में खड़ा था।
पीले चेहरे और कांच जैसी आंखों से देख रहा था। साहब, आप ठीक हैं, है ना? जनरल ने अपने कंधे में दर्द को दबाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर धीरे से थपथपाया। तुमने आज मेरी जान 2 बार बचाई बेटा, उन्होंने भारी आवाज में कहा। बाहर बारिश और तेज हो गई। दूर से गश्ती दल के सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मिल रही थी। उस अराजक रात के बीच जनरल विक्रम सिंह एक बात जानते थे। भगवान ने चाय बेचने वाले एक अनाथ के रूप में एक छोटा देवदूत भेजा था, और उस रात से अर्जुन की जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। वह अब केवल एक सड़क किनारे चाय बेचने वाला नहीं था, वह अब एक ऐसी घटना का जीवित गवाह बन गया था जो इस देश के बड़े नामों को हिला देगी। लेकिन जनरल विक्रम सिंह के लिए अर्जुन इससे कहीं ज्यादा था। वह उस ईमानदारी का एक छोटा सा प्रतीक था जो विश्वासघात से भरी दुनिया में अभी भी बची हुई थी। आज रात से, जनरल ने कांपती आवाज में कहा, तुम अब बाहरी नहीं हो अर्जुन, तुम मेरे परिवार हो। और भारी बारिश के नीचे 2 अलग अलग पीढ़ियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। एक बूढ़ा जनरल और एक बहादुर अनाथ लड़का, जो एक नए विश्वास के साथ ठंडी रात का सामना कर रहे थे कि चाहे कितनी भी छोटी हिम्मत क्यों ना हो, वह देश की किस्मत बदल सकती है। अध्याय 6, एक नई शुरुआत। सुबह का आसमान चांदी जैसा भूरा था। पिछली रात की बारिश ने मुख्यालय के आंगन में हर पत्ते पर ओस की बूंदें छोड़ दी थीं। पक्षी अभी तक चहचहाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। माहौल अभी भी शांत था, जैसे कि पूरी दुनिया किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मुख्यालय के चिकित्सा कक्ष में जनरल विक्रम सिंह एक बिस्तर पर बैठे थे, जिनके कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा के चाकू से लगा घाव अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन उनके सीने की गहराइयों में एक ऐसी गर्मजोशी थी जिसे समझाया नहीं जा सकता था। उस बिस्तर के पास एक कुर्सी पर अर्जुन सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ कंबल के कोने से खेल रहे थे। उसका चेहरा अभी भी चिंतित दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई ताकत थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूं, जनरल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने उन्हें संदेह से देखा, लेकिन उस समय आपका खून बह रहा था। जनरल ने हल्की सी हंसी दी। एक सैनिक के लिए थोड़ा सा घाव कुछ भी नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारी पिछली रात की हिम्मत कुछ ऐसी थी जो सभी सैनिकों में भी नहीं होती। अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। मैं बस आपको खोने से डर रहा था। जनरल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वह शब्द पिताजी ने उनके दिल को धीरे से छू लिया। उन्होंने कई साल पहले एक दुर्घटना में अपने बेटे को खो दिया था, और तब से किसी ने भी उन्हें उस नाम से नहीं पुकारा था। उन्होंने अर्जुन को देर तक देखा, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहते हो कि यह लड़का वास्तव में असली है। तुम जानते हो बेटा, सैन्य दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग दुर्लभ हैं। जो लोग दूसरों की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे कार्रवाई करने को तैयार रहते हैं, वही सच्ची हिम्मत है। अर्जुन बस चुप रहा, जमीन को देखता रहा, लेकिन उसके दिल में कुछ बढ़ रहा था। एक अजीब लेकिन सुखद गर्व की भावना। वह कोई नहीं था, बस एक अनाथ चाय बेचने वाला, लेकिन अब वह एक महान जनरल के सामने बैठा था जो उसके साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार कर रहे थे। कुछ मिनट गर्मजोशी भरी खामोशी में बीत गए। फिर जनरल ने एक सहयोगी को बुलाया। सार्जेंट, नागरिक गोद लेने के दस्तावेज तैयार करो। मैं इस बच्चे की आधिकारिक रूप से देखभाल करूंगा। सहयोगी हैरान था। आपका मतलब यह बच्चा है? हाँ, जनरल ने दृढ़ता से काटा। आज से अर्जुन अब सड़क का बच्चा नहीं है, वह मेरा परिवार है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। जो कुछ उसने अभी सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आप सच कह रहे हैं, इसकी संचोर करना चाहता है? पिताजी, बेशक। तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है और तुम्हारा दिल साफ है। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे और लोगों की जरूरत है अर्जुन। उसके गालों पर धीरे धीरे आंसू ढलक पड़े। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घैन गई। अंत में वह केवल सिर झुकाकर जनरल के आलिंगन में रो सका। उसके छोटे हाथों ने उस गहरे हरे रंग की वर्दी को कसकर पकड़ लिया, जैसे एक बच्चा जो इतने लंबे समय तक खो जाने के बाद आखिरकार अपना घर पा गया हो। दिन बीतते गए। अर्जुन अब जनरल विक्रम सिंह के सरकारी आवास में रहता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। बारिश में चलने वाले चाय बेचने वाले लड़के से अब उसके पास अपना कमरा था, स्कूल की वर्दी,
और यहां तक कि एक निजी शिक्षक भी था जो उसे पढ़ना और गिनना सिखाता था। लेकिन भले ही उसकी जिंदगी बदल गई, उसका दिल वही रहा, सरल और विनम्र। हर सुबह वह अभी भी जनरल के लिए चाय तैयार करता था। बस इस बार यह बेचने के लिए नहीं थी, वह इसे पूरे गर्व के साथ करता था, हमेशा की तरह कड़वी चाय बिना चीनी के। पिताजी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इस बार इसे फेंकना मत, जनरल ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। वे दोनों हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे एक सच्चा पारिवारिक स्नेह था। अर्जुन को लगा कि वह अब दुनिया में अकेला नहीं है। उसके पास अब एक पिता था, सगा पिता नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी रक्षा अपने खून के रिश्ते की तरह करता था। एक रात जब वे बरामदे में बैठकर तारों को देख रहे थे, जनरल ने भारी लेकिन नरम आवाज में कहा, अर्जुन, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं चाहता हूं कि तुम एक सैनिक बनो। इसलिए नहीं कि तुम्हें मेरा एहसान चुकाना है, बल्कि इसलिए कि इस देश को तुम्हारे जैसे ईमानदार बच्चों की जरूरत है। मैं बनूंगा पिताजी, अर्जुन ने तेजी से जवाब दिया। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, अच्छे लोगों की रक्षा करना और गलत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करना चाहता हूं। जनरल ने उस भोले भाले चेहरे को देखा और फिर मुस्कुराए। वह वाक्य मुझे जीवन भर गर्व महसूस कराने के लिए काफी है। लेकिन उनकी खुशी के बाहर तूफान अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। जहर का मामला सैन्य हलकों में एक बड़ी खबर बन गया। जनरल विक्रम सिंह का नाम सम्मान की सुनवाई में लिया गया था। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश शर्मा पर एक बंद सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। इसमें शामिल कुछ वरिष्ठ अधिकारी बेचैन होने लगे और उनमें से कुछ ने तो चालाकी से अपने अपराधों के निशान मिटाने की भी कोशिश की। जनरल जानते थे कि उनके दुश्मन अभी रुके नहीं हैं, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। हर सुबह उनकी खाने की मेज पर हमेशा एक छोटा लड़का होता था जो उन्हें उत्साह से देखता था, उन्हें याद दिलाता था कि सच्चाई कभी नहीं बुझेगी। पिताजी, अर्जुन ने एक सुबह कहा, जब मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके जैसे लोग फिर कभी ना हों। जनरल ने उसे गर्व से मुस्कुराते हुए देखा। यह एक सैनिक का वादा है बेटा, और एक सच्चा सैनिक कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। उस दिन सुबह का आसमान ज्यादा साफ लग रहा था। सूरज की रोशनी पत्तों से होकर गुजर रही थी और शांत सरकारी आवास के आंगन को रोशन कर रही थी। बरामदे में दो अलग अलग पीढ़ियों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे, एक बूढ़ा जनरल और एक अनाथ लड़का जो अब उसका उत्तराधिकारी था। एक बात निश्चित थी, भाग्य ने उन्हें खून से नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई के प्रति प्रेम से बांध दिया था। अध्याय 7, एक सैनिक का वादा। साल हवा की तरह बीत गए जो कभी रुकना नहीं जानती। चाय बेचने वाले उस छोटे लड़के से जो कभी एक निवाले के लिए बारिश में भटकता था, अब अर्जुन एक मजबूत किशोर बन गया था जिसकी आंखों में तीखापन और शरीर में दृढ़ता थी। 17 साल की उम्र में वह सैन्य परिसर में एक बहादुर जनरल के बेटे के रूप में जाना जाने लगा था। हालांकि वह हमेशा ऐसा कहलाने से इनकार करता था, मैं कोई नहीं हूं साहब, मैं बस अपने पिता की तरह एक उपयोगी व्यक्ति बनना चाहता हूं। वह हर बार कहता था जब कोई युवा सैनिक उसकी प्रशंसा करता था। हर दिन अर्जुन सुबह 4:30 बजे उठता था। वह अपनी पीठ पर पत्थरों का बोझ लेकर अभ्यास के मैदान के चारों ओर दौड़ता था। यह आदत उसे सीधे जनरल विक्रम सिंह ने सिखाई थी। प्रशिक्षकों की नजर में अर्जुन अलग था। वह सिर्फ मजबूत नहीं था, उसके अंदर एक ऐसी भावना थी जो किसी गहरी चीज से पैदा हुई थी, कृतज्ञता और भलाई का बदला चुकाने का दृढ़ संकल्प। जनरल विक्रम सिंह अब सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन उनका अधिकार अभी भी बहुत बड़ा था। वह उस सैन्य अकादमी में एक संरक्षक बन गए थे जहां अर्जुन अब अपनी शिक्षा ले रहा था। जब भी अर्जुन सैकड़ों अन्य कैडेटों के साथ कतार में खड़ा होता, जनरल हमेशा मैदान के किनारे खड़े होकर चमकती आंखों से देखते थे। वह सिर्फ मेरा गोद लिया हुआ बेटा नहीं है, वह मन ही मन सोचते, वह इस देश की छोटी सी उम्मीद है। एक शाम जब सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था, अर्जुन और कुछ अन्य कैडेट अकादमी के शूटिंग रेंज में शूटिंग का अभ्यास कर रहे थे। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी एकाग्रता अटूट थी। उसने अपनी सांस रोकी, निशाना साधा और फिर ठाई, गोली सीधे लक्ष्य के बीच में लगी। प्रशिक्षक ने प्रशंसा से मुड़कर देखा। अर्जुन फिर से बीच में, लगातार 5वीं बार, असाधारण। उसके साथ ही जयकारे लगा रहे थे, लेकिन अर्जुन केवल हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया।
मैं बस शांत रहने की कोशिश कर रहा था साहब, जैसा कि पिताजी ने सिखाया था। उस शाम अभ्यास के बाद वह मैदान के किनारे बैठ गया। शाम की हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिसमें गीली घास और झींगुरों की आवाज की महक थी। दूर जनरल विक्रम सिंह धीरे धीरे पास आ रहे थे। अब उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे, लेकिन उनके कदम अभी भी दृढ़ थे। तुम बहुत आगे निकल आए हो बेटा, उन्होंने अर्जुन के बगल में बैठते हुए कहा। मैं बस आपके नक्शेकदम पर चल रहा हूं पिताजी, अर्जुन ने शर्म भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जनरल ने उनके सामने नारंगी आकाश को देखा। तुम जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक जिद्दी बच्चे हो जो चाय का गिलास छीनने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन पता चला कि भगवान ने तुम्हारे अंदर कुछ रखा है, कुछ ऐसा जो सबसे मजबूत सैनिकों के पास भी नहीं होता, एक शुद्ध हृदय। अर्जुन चुप हो गया। उसने उस बूढ़े चेहरे को उन आंखों से देखा जो आंसुओं से भरने लगी थीं। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद अभी भी सड़क पर चाय बेच रहा होता, बिना जीवन का अर्थ जाने। नहीं अर्जुन, जनरल ने धीरे से कहा, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है, मैंने बस दिशा दिखाई, लेकिन वे कदम तुम्हारे अपने थे। उनके बीच खामोशी छा गई। आकाश में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, एक सुंदर नारंगी लाल रंग छोड़ रहा था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को राष्ट्रीय अंतर कैडेट अनुशासन और नेतृत्व प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उसे पूरे भारत के सैकड़ों सर्वश्रेष्ठ भावी सैनिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी। लेकिन जो चीज उसे अलग बनाती थी वह उसकी ताकत नहीं, बल्कि दिल से नेतृत्व करने का उसका तरीका था। एक रात फील्ड अभ्यास के दौरान अर्जुन की टीम नक्शे की गलती के कारण जंगल के बीच में खो गई। कुछ कैडेट घबरा गए, कुछ ने एक दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन शांत रहा। उसने उन्हें अंधेरे के बीच इकट्ठा किया और धीरे से कहा, हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे अगर हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे। हम यहां से तब बाहर निकलेंगे जब हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। जनरल विक्रम सिंह के युवा दिनों की याद दिलाने वाली दृढ़ आज्ञा और शांति के साथ वह अपनी टीम को बाहर का रास्ता खोजने में सफल रहा। अगले दिन प्रतियोगिता समिति ने उसे सबसे अनुशासित और सबसे मानवीय युवा नेता के रूप में नामित किया। जीत की खबर तेजी से फैल गई। अर्जुन सैन्य हलकों में चर्चा का विषय बन गया और कई वरिष्ठ अधिकारी उसे जानने लगे। लेकिन सबसे गर्व की बात वह पदक नहीं था जो उसे मिला, बल्कि जनरल विक्रम सिंह के चेहरे पर वह मुस्कान थी जब वह उस ट्रॉफी को लेकर घर लौटा। तुमने मुझे गौरवान्वित किया बेटा, जनरल ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मैं बस चाहता था कि आप जाने, मैं कभी भी उन लोगों की तरह विश्वासघात नहीं करूंगा जिन्होंने कभी आपको गिराने की कोशिश की थी। जनरल की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने इसे एक छोटी सी हंसी के साथ छिपा लिया। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे जैसे सभी युवा हों अर्जुन, तो यह देश भविष्य से नहीं डरेगा। उस रात जब अर्जुन सो गया था, जनरल अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी मेज पर अभी भी एक पुराना चाय का गिलास रखा हुआ था, वही गिलास जो लगभग उनकी जान ले चुका था। उन्होंने उस गिलास को देर तक देखा, फिर एक छोटे से कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा। एक बार मुझे एक अनाथ बच्चे ने बचाया था, आज उस बच्चे ने इस देश का भविष्य बचाया है। वह दीवार पर लटकी उन दोनों की तस्वीर को देखकर मुस्कुराए, सैन्य वर्दी और एक चौड़ी मुस्कान के साथ एक साधारण तस्वीर। उसके नीचे लिखा था, अर्जुन सिंह, सड़क के बच्चे से देश का गौरवशाली भावी सैनिक तक। और बाहर रात ने धीरे से फुसफुसाया। तारे जैसे जानते थे कि अर्जुन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, उसके कदम अभी शुरू हुए थे। अध्याय 8, एक विरासत। उस सुबह का आसमान धूसर था, जैसे कि कुछ भारी होने वाला हो। सैन्य अकादमी के आंगन में चीड़ के पत्तों पर अभी भी ओस की बूंदें थीं, जबकि दूर से समारोह की तुरही की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। सामने की पंक्ति में अर्जुन सिंह, जो अब 22 साल का हो गया था, सम्मान की कैडेट वर्दी में सीधा खड़ा था। उसके कंधे चौड़े थे, नजरें तीखी थीं और उसकी आभा अधिकार से भरी थी। लेकिन इन सब के पीछे एक खालीपन का एहसास था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था। एक तरह का पूर्वाभास जिसने सुबह से ही उसके सीने को भारी कर दिया था। समारोह समाप्त होने के बाद एक बूढ़ा सहयोगी तनावपूर्ण चेहरे के साथ उसके पास आया। कैडेट अर्जुन, जनरल साहब आपको अभी घर बुला रहे हैं, अर्जुन ने तेजी से जवाब दिया। ठीक है साहब। जब वह जनरल विक्रम सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचा तो माहौल शांत था।
वहां की हवा ठंडी थी, खिड़कियां बंद थीं और केवल एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। बीच के कमरे में जनरल एक बेअंत की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने भूरे रंग के नागरिक कपड़े पहने हुए थे। उनके बाल अब पूरी तरह से सफेद हो गए थे और उनकी सांसें भारी लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहली बार बारिश में छोटे अर्जुन को देखा था। बैठो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन जनरल के सामने बैठ गया। वह एक अजीब सी हवा महसूस कर सकता था, डर नहीं बल्कि एक तरह की विदाई जो अभी तक कहीं नहीं गई थी। पिताजी कमजोर लग रहे हैं। क्या आप फिर से बीमार हैं? हे बस थक गया हूं बेटा, यह शरीर लंबे समय से लड़ रहा है, जनरल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। हल्की हवा ने पर्दे को हिलाया, जिससे वह कमरा एक यादों का कमरा जैसा लग रहा था। जनरल ने बगल की मेज से एक भूरे रंग की फाइल निकाली और उसे अर्जुन को सौंप दिया। यह आखिरी दस्तावेज है जिसे मैं सौंप नहीं पाया था, पुराने मामले के बारे में, जहर, वित्तीय रिपोर्ट, वे सभी सबूत जो लगभग मुझे मार चुके थे। अर्जुन ने फाइल को सावधानी से लिया। किस लिए पिताजी? तुम्हारे लिए, उन्होंने जवाब दिया। किसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि इसे कब खोलना और इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी नहीं। दुनिया अभी पूरी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन ने फाइल को देर तक देखा और फिर जनरल के चेहरे को देखा। पिताजी, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे वह बहुत दूर जा रहे हैं? जनरल ने धीरे से मुस्कुराया। क्योंकि शायद यह सच है बेटा। अर्जुन ने तुरंत उनके बूढ़े हाथ को कसकर पकड़ लिया। नहीं, पिताजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनो अर्जुन, जनरल की आवाज और धीमी हो गई। मैंने यह जीवन घावों से भरा जिया है, लेकिन मैं आभारी हूं क्योंकि भगवान ने मुझे एक छोटे बच्चे को, जिसने मेरी मदद की थी, एक सच्चे आदमी के रूप में बढ़ते हुए देखने का मौका दिया। उनकी आंखें आंसुओं से भरने लगीं। तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो अर्जुन, तुम मेरी आत्मा के वारिस हो। इस संघर्ष को जारी रखो, चाहे कितनी भी छोटी सच्चाई क्यों न हो, उसकी रक्षा करो, क्योंकि एक सच्चे सैनिक को उसके पद से नहीं बल्कि अपने विवेक की रक्षा करने की हिम्मत से मापा जाता है। अर्जुन अपने आंसू नहीं रोक सका। वह कांपते हुए जनरल के घुटनों से लिपट गया। मैं वादा करता हूं पिताजी, मैं आपके संघर्ष को जारी रखूंगा। मैं किसी को भी आपके नाम को धूमिल नहीं करने दूंगा। जनरल ने अर्जुन के सिर पर धीरे से सहलाया और फिर उसे आखिरी बार एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। मैं यही अपने बेटे से सुनना चाहता था और कुछ घंटों और आखिरी बार के एक परात करता था। बाद शांत दोपहर के बीच जनरल विक्रम सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। सैन्य अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। 100 सैनिक ताबूत के चारों ओर सीधे खड़े थे। हवा में 3 बार सलामी की गोलियों की आवाज गूंजी। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के साथ। अर्जुन सामने की पंक्ति में खड़ा था, पूरी वर्दी पहने हुए, उन आंसुओं को रोक रहा था जो लगभग फूटने वाले थे। उसके हाथ में उसने तिरंगे झंडे की तह को पकड़ा हुआ था, एक सैनिक के लिए सम्मान का प्रतीक जो सिर उठाकर चला गया था। समारोह समाप्त होने के बाद वह उस समाधि के सामने अकेला खड़ा था जिस पर लिखा था, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विक्रम सिंह। ईमानदारी एक सैनिक का अंतिम हथियार है। अर्जुन धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसके चारों ओर चीड़ के पत्तों को हवा उड़ा रही थी, जैसे कि प्रकृति भी शोक मना रही हो। उसने वह भूरी फाइल के पात बनाने के लिए खोली जो जनरल ने उसे दी थी। अंदर एक छोटा सा पत्र था जिसमें हाथ से लिखा हुआ था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं नहीं रहा। मेरे जाने पर मत रोना बेटा, इस देश के लिए रोना। अगर किसी दिन सच्चाई के लिए कोई जगह न बचे तो खड़े हो जाना और वह सैनिक बनना जो विवेक को बनाए रखता है, भले ही दुनिया तुम पर हंसे। अर्जुन ने पत्र बंद कर दिया। नारंगी होने लगे आकाश को देखा। वह सीधा खड़ा हुआ, अपने दाहिने हाथ से सैन्य सलामी दी और धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा, जी पिताजी, मैं आपके संघर्ष को जारी रखूंगा। कुछ साल बीत गए। अब अर्जुन भारतीय सेना में एक कैप्टन बन गया था, एक युवा इकाई का नेता जो अनुशासित और ईमानदार के रूप में जाना जाता था। उसके कार्यालय में मेज पर अभी भी एक पुरानी तस्वीर खड़ी थी, तिरंगे झंडे के नीचे मुस्कुराते हुए जनरल विक्रम सिंह के साथ वह छोटा था। और जब भी वह उस तस्वीर को देखता उसका दिल कांप उठता। वह जानता था कि भले ही जनरल नहीं रहे, उनकी आवाज
अभी भी उसके सीने में गूंजती है। एक सच्चा सैनिक कभी नहीं मरता, वह हर उस हिम्मत में जिंदा रहता है जो दिल से पैदा होती है। कैमरा जैसे अर्जुन के चेहरे पर जूम करता है, जो लाल सूर्यास्त की पृष्ठभूमि में दूर क्षितिज को देख रहा है और झंडा धीरे धीरे लहरा रहा है। फिर स्क्रीन पर शब्द दिखाई देते हैं, एक जनरल की मदद करने वाले एक अनाथ लड़के से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने वाला एक उत्तराधिकारी पैदा हुआ। एक सैन्य ऑर्केस्ट्रा का संगीत बजता है और वीडियो अर्जुन के चेहरे के क्लोज अप के साथ समाप्त होता है, जो दृढ़ संकल्प और अर्थ से भरा होता है। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई और एक बात निश्चित थी, हिम्मत और ईमानदारी खून से विरासत में नहीं मिलती, बल्कि कर्मों से मिलती है।